Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business studies. On that particular day हमने 5 टाइप ऑफ मेथड कर लिए थे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के. आज हम अपना 6th मेथड करने जा रहे हैं QR कोड. ठीक है, QR कोड के जरिए क्विक रिस्पॉन्स कोड इसे कहते हैं. ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी कि QR कोड इसे हम कहते हैं. तो क्विक रिस्पॉन्स कोड के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. QR कोड एक बेसिकली स्क्वायर टाइप में होता है. ठीक है, स्क्वायर टाइप में होता है विद ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स. ठीक है, ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं जो एक डिजिटल कोड को अपने लिए अंदर रखता है. उस डिजिटल कोड को आप स्कैन करके, ठीक है, उस डिजिटल कोड को आप स्कैन करके बेसिकली ट्रांजैक्शन कर सकते हो. इससे काफ़ी सिक्योर ट्रांजैक्शन रहता है बिकॉज ना आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती सामने वाले की, ना यूपीआई ऐप की कुछ जरूरत पड़ती. ठीक है, कोड होता है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर में. सामने वाला ज़्यादा क्या पता लगा लेगा, इससे कुछ पता वो नहीं लगा पाएगा. तो काफ़ी सिक्योर्ड और सेफ ट्रांजैक्शन का ये मेथड होता है. तो ये आपको पॉइंट ऑफ सेल पर मिल जाता है जहां आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं. द यूजर कैन ट्रांसफर द डिजायर अमाउंट इनटू रिसीवर्स बैंक अकाउंट. तो आप जितना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहें इस QR कोड के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द बैंक हैव देयर मोबाइल ऐप विच हैज QR ऑप्शन. ज़्यादातर जितनी भी ऐप्स होती हैं सबके QR कोड अलग अलग होते हैं. ठीक है, ये ऑप्शन आपको देती है ये ऐप कि भाई आप QR कोड को शो कीजिए सामने वाले को, वो स्कैन करके आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देता है. देखिए प्रोसेस टू जनरेट QR कोड कैसे QR कोड हम जनरेट करेंगे. तो सबसे पहले डाउनलोड द मोबाइल बैंकिंग ऐप. सबसे पहले आप अपनी यूपीआई ऐप या मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करें. लिंक द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट को अपने उसके साथ लिंक कीजिए. आप जैसे अपना फ़ोन नंबर इनपुट डालोगे तो आपका फ़ोन नंबर बैंक अकाउंट से जो लिंक होगा वो कनेक्ट हो जाएगा उस ऐप के साथ. जनरेटिंग द QR कोड. जनरेट कर लीजिए, QR कोड आपका बन जाएगा. टेकिंग द प्रिंट ऑफ QR कोड एंड स्टिकिंग इट ऑन द पेमेंट काउंटर. उस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और उसे पेमेंट काउंटर पर लगा दीजिए. सामने वाले आएगा, उसे स्कैन करेगा और आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, अब देखिए प्रोसेस. द ओपनिंग ऑफ बैंक ऐप इन द कस्टमर मोबाइल. तो आप अपनी बैंक ऐप को ओपन कीजिए अपने स्मार्टफोन के अंदर. क्लिक ऑन द ऑप्शन स्कैन QR कोड. स्कैन एंड पे पर आप क्लिक कीजिए. ठीक है, स्कैनिंग द QR को आप स्कैन कर दीजिए. उसके बाद वो आपको पिन नंबर मांगेगा, जो आपकी पिन है, जो एक तरह से आपका पासवर्ड है, उस पासवर्ड को आप एंटर कर दीजिए. जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. तो ये था QR कोड. काफ़ी सिंपल प्रोसेस है QR कोड जनरेट करने की और पेमेंट करने की. नेक्स्ट इंटरनेट बैंकिंग. तो आप इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन भी ले सकते हो. ठीक है, जिस टाइम आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो उस समय बैंक वाले आपसे डिमांड करते हैं क्या आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या नहीं चाहिए. तो उस समय आप एक फॉर्म फिलअप करके या फिर जो ऑप्शन होता है इंटरनेट बैंकिंग का उसे टिक करके इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हो और इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो. आपको अपनी मोबाइल के गूगल क्रोम में जाके इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा. वहाँ से फिर आपको सामने वाले का अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब डालने पड़ेंगे और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. देखिए इंटरनेट बैंकिंग इज सच ए मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट. तो एक डिजिटल पेमेंट का वो मेथड होता है अंडर विच ए कस्टमर कैन डू डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू द मीडियम ऑफ बैंक वेबसाइट. मैंने बताया ना, आपको अपने गूगल क्रोम में बैंक की वेबसाइट ओपन करके अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा. आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप वहां से पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज टू बी डन थ्रू द फॉलोइंग. टू नो द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन. सबसे पहले आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हो. ठीक है, आपको पासबुक की अलग से जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपनी पूरी पासबुक की तरह ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो. टू ट्रांसफर फंड. ट्रांसफर आप कर सकते हो अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में. टू मेक पेमेंट ऑफ डिफरेंट बिल्स. आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रिकल बिल्स हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं. टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक. आप इंटरनेट बैंकिंग से अपना ATM कार्ड को रजिस्टर करा सकते हैं, मंगा सकते हैं. ठीक है, आप अपनी चेकबुक को मंगा सकते हैं, पासबुक को.
अपडेट करा सकते हैं। टू नो द डिटेल ऑफ TDS, टैक्स एट डिडक्शन सोर्स होता है, ठीक है, टैक्स एट डिडक्टेड सोर्स होता है, तो आप अपना TDS पता कर सकते हैं। टू ओपन FD, आप अपनी FD RD खुलवा सकते हैं। आई होप आपको पता है FD और RD क्या होती है। FD में वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है फॉर अ सर्टेन पीरियड, जबकि RD होता है रेकरिंग डिपॉजिट, बार बार आपको सेम अमाउंट जमा करना पड़ता है अप टू अ फिक्स्ड पीरियड। टू मेक पेमेंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट भी आप कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। सो द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इज नाउ इट ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय ऑल द बैंक। तो ऑटोमेटिकली सभी बैंक आज के समय इंटरनेट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा देते हैं व्हेन योर अकाउंट इज ओपन। वी कैन आल्सो रिक्वेस्ट द बैंक फॉर इट। अगर आपने वही ऑप्शन नहीं ले पाए उस समय पर, तो बाद में भी आप इसका ऑप्शन ले सकते हैं कि फॉर्म को फिलअप करके। इंटरनेट बैंकिंग आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द बैंक प्रोवाइड इट कस्टमर, तो कस्टमर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा कर दे देगा जब आप इससे लोगे, ठीक है। सर्टन बैंक प्रोवाइड 2 पासवर्ड इंस्टेड ऑफ 1, नेमली लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड। कई बैंक आपको 2 अलग तरह के पासवर्ड भी देते हैं, लॉगिन पासवर्ड अलग और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग। तो लॉगिन पासवर्ड के जरिए आप अपनी नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। आफ्टर लॉग इन द कस्टमर कैन सी द डिटेल ऑफ हिज बैंक अकाउंट, लॉगिन करने के बाद अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देख सकते हो, आप अपना पासवर्ड कर सकते हो, आप निफ्ट करा सकते हो अपनी इंटरनेट, आप RTGS भी करा सकते हो। निफ्ट आपको पता है बैचेस में सेटलमेंट होता है, इमीडिएट तुरंत नहीं होता, ठीक है, नेक्स्ट डे होता है ऑलमोस्ट, जबकि RTGS में तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है। बट लिमिटेशन ये RTGS की कम से कम 2 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं, उससे कम है तो फिर आपको निफ्ट करानी पड़ती है। तो ये था आपका क्या, इंटरनेट बैंकिंग। आगे है मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, लास्ट मेथड है आपका डिजिटल पेमेंट का मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। मोबाइल के थ्रू भी हम फंड्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, आपको मोबाइल ऐप दे दी जाएगी, जैसे PNB की अलग ऐप है, SBI की ऐप आई है, योनो ऐप के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सो मोबाइल बैंकिंग इज अ फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इन विच द यूजर कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन हिज मोबाइल डिवाइस, जिससे आप अपनी मोबाइल डिवाइस, आपके पास जो स्मार्टफोन है उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। टैबलेट, आईपॉड, इनसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो बैंक आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं। बैंकिंग ऐप होती है बेसिकली, ठीक है। ऑल द बैंक हैज देयर ओन ऐप, आजकल सभी बैंकों की अपनी खुद की ऐप होती है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेन फैसिलिटी अवेलेबल देखिए, सबसे पहले अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, आप अपने अकाउंट की बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। चेक स्टेटस इंक्वायरी, भाई चेक आपका कहाँ अटका हुआ है, कहाँ काटना है आपको, ये इंक्वायरी आप करा सकते हैं। चेकबुक रिक्वेस्ट, चेकबुक की रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स, आप अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर करा सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मिनिमम बैलेंस अलर्ट आपको मिल सकता है। सो आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप वी हैव टू गेट आवर बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड एंड अलॉन्ग विद इट ऑथेंटिफिकेशन ऑफ एमपिन। तो आपको अपने बैंक अकाउंट जो है उसके साथ अपने फोन नंबर को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और एक एमपिन यानी मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड मोबाइल बैंकिंग में देखिए क्या डिफरेंस है। एवरी बैंक हैज अ सेपरेट मोबाइल ऐप, हर बैंक की अपनी खुद की मोबाइल ऐप अलग अलग होती है, जबकि जो यूपीआई आईडी होती है वो सभी ऐप में सेम डलती है, चाहे आप पेटीएम में डाल लीजिए, अमेजोन में डाल लीजिए, फोन पे में डाल लीजिए, यूपीआई सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जबकि जो मोबाइल बैंकिंग है वो हर बैंक की अलग अलग होती है, हर बैंक की अलग ऐप होती है, उसके जरिए की जाती है। मोबाइल ऐप इज मेंट फॉर नॉर्मल ट्रांजैक्शन, मोबाइल ऐप नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, जबकि यूपीआई होता है मेनली ट्रांसफरिंग फॉर फंड्स। और थर्ड है टू मेक पेमेंट विद मोबाइल ऐप वी नीड बैंक डिटेल ऑफ द पेई, भाई मोबाइल से ट्रांसफर करना है आपको तो बैंक डिटेल चाहिए, जबकि यूपीआई में केवल आपको उसकी यूपीआई वर्चुअल आईडी चाहिए और आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये थी आपकी डिजिटल बैंकिंग। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज द इंश्योरेंस, ठीक है। न्यू टॉपिक हैज बीन स्टार्टेड कॉल्ड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है देखिए, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है इन विच द रिस्क हैज बीन ट्रांसफर्ड, जिसके अंदर जो होता है रिस्क ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन
टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। जनरली आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हैपनिंग होती रहती है, पर्सन के साथ भी और बिजनेस के साथ भी, ठीक है। तो पर्सन को अपनी लाइफ को कवर करने के लाइफ इंश्योरेंस और बिजनेस को कवर करने के अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, जैसे थेफ्ट इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो काफी सारे होते हैं। अब देखिए इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है where one party takes the responsibility of the risk of other party in exchange of some fixed fee। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेती है फॉर द रिस्क ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के रिस्क को अपने ऊपर ले लेती है फॉर सम फिक्स्ड फी, एक फिक्स्ड फी चार्ज करके वो आपके रिस्क को अपने ऊपर ले लेती है। So as per this contract, the first party which is taking the responsibility of another party promised to pay a fixed amount of money to the second party either at the end of period or at the happening of some mishappening of event। तो इसमें कहा गया है भाई कि इसके अंदर होता क्या है, एक फिक्स्ड फीस लेने के बाद जो एक पार्टी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फॉर द बियरिंग ऑफ द रिस्क। इसमें होता क्या है कि एक फिक्स पीरियड के बाद वो आपको अमाउंट पे कर देती है, या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाए आपके साथ तब वो आपको अमाउंट पे कर देती है, ठीक है। तो जनरली लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि भाई फिक्स पीरियड के बाद आपको अमाउंट वापस मिल जाता है, या फिर बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आपको अमाउंट मिलता है। बाकी जो अदर टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उसमें टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता, हाँ बीच में मिस हैपनिंग हो जाए तो आपको पूरा क्लेम मिल जाता है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है इंश्योरेंस की। सबसे पहले होता है इंश्योरर। तो इंश्योरर होता है वन हु डज द इंश्योरेंस, जो वही इंश्योरेंस करता है। जैसे LIC इंश्योरेंस करती है तो LIC आपकी इंश्योरर है। तो इंश्योरर वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिस्क को बियर करने की। सेकंड इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो इंश्योरेंस खरीदता है, ठीक है, अपने रिस्क को ट्रांसफर करने वाला पर्सन इंश्योर्ड कहलाता है। सो वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है वो इंश्योर्ड है। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क हैज बीन ट्रांसफर, तो जो अपनी रिस्क को दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है वो इंश्योर्ड है, और जो रिस्क को लेता है वो इंश्योरर है। प्रीमियम आपको पता ही है वो फिक्स्ड फीस होती है जो इंश्योरेंस के बदले चार्ज की जाती है बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। फिर पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की जाती है फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक एग्रीमेंट है आपका जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। सम अश्योर्ड वो अमाउंट होता है जो पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको वापस मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए मिस्टर ए गेट्स हिज कार इंश्योर्ड फॉर 2,50,000 फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला। तो मिस्टर ए ने इंश्योरेंस खरीदा है, ओरिएंटल कंपनी ने इंश्योरेंस किया है, एनुअल प्रीमियम 3,000 है आपका। आफ्टर सम डे कार हैज मेट द एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सपेंसेस क्या है 15,000 रुपए। दिस अमाउंट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो इस अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर है, मिस्टर अजय इंश्योर्ड है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपका 3,000 है, ठीक है। और ये जो 15,000 आपको मिला है ना, ठीक है, ये आपका क्लेम है, ठीक है, ये आपका क्लेम है। 2,50,000 आपका सम अश्योर्ड हो जाएगा जो कि टोटल है आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसे इसकी टर्मिनोलॉजी। अब इसके एक बार फीचर देख लेते हैं इंश्योरेंस के, काफी आसान है। सबसे पहले टू पार्टी, भाई कोई सिंगल पर्सन अपना इंश्योरेंस अपने साथ ही नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली इसमें दो पार्टियों की जरूरत पड़ती है, इंश्योरर और इंश्योर्ड की। इंश्योरर इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योर्ड इंश्योरेंस करवाने वाला एक्चुअली। सेकेंड है बेस्ड ऑन द एटमोस्ट गुड फेथ। भाई इंश्योरेंस का एक बड़ा प्रिंसिपल है कि एटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मतलब कि दोनों ही पार्टियों को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन अपने डिस्क्लोज करके देनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप छुपा लेते हैं तो जो आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप छुपा नहीं सकते। ये अज्यूम किया जाता है भाई दोनों ही पार्टियां अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे के इंश्योरेंस करा रही हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए इंश्योरेंस करा रहा है, उसे टीबी की खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी की इंफॉर्मेशन वो छुपा देता है, तो इसका मतलब भाई वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसकी जो मंशा है, जो फेथ है उसकी, वो सही नहीं है, ठीक है। वो अनवांटेड क्लेम करना चाहता है कंपनी पर, इसलिए इंश्योरेंस करा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर देनी है। आपको जो बीमारी वगैरह कोई है, डिसीज है, तो वो आप प्रोवाइड कराइए, सामने वाले को बताइए, फिर देखिए इंश्योरेंस आपको मिल पाता है या नहीं। भाई बड़ी बीमारी में जनरली नहीं होता इंश्योरेंस,
क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर कंपनी का। थर्ड, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, भाई दोनों ही पार्टियों का सहयोग जरूरी है, इंश्योर्ड का भी और इंश्योरर का भी। भाई इंश्योरर जो है आपको प्रीमियम दे रहा है तो ठीक है, तो इंश्योरर का फर्ज बनता है भाई कि वो आपको एक टाइम के बाद आपका सम एश्योर्ड वापस कर दे। फिर है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ एनी काइंड, ठीक है। तो भाई जो इंश्योरेंस होता है ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है रिस्क से, तो आप उस रिस्क से फ्री हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, इंश्योरेंस में भाई आपका जो रिस्क है, जो आपके चांसेस ऑफ लॉस है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द अदर पर्सन को, ठीक है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, द इंश्योरेंस कंपनी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ओनली फी इज पेड, भाई अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो ही जो रिस्क है वो ट्रांसफर होता है। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस, भाई जनरली दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस फर्दर फिर 3 टाइप के हो जाते हैं, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस। हैपनिंग ऑफ इवेंट, भाई इंश्योरेंस के अमाउंट रिसीव्ड करने के लिए किसी न किसी इवेंट का घटना बड़ा जरूरी है। LIC में 2 इवेंट होते हैं, या तो कोई एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग होना, या फिर पीरियड का एक्सपायरी होना। एक पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद भी आपको अमाउंट मिल जाता है, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं उसमें मिस हैपनिंग ऑफ इवेंट में इवेंट होता है, उसमें पीरियड खत्म होने के बाद रुपए आपको नहीं मिलते, बीच में कोई मिस हैपनिंग कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ही आपको रुपए मिलते हैं। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस करा रखा है, ये नहीं कि आपने 5 साल तक प्रीमियम पे कर दिया, 5 साल के बाद आपको इकट्ठा अमाउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कार डैमेज होती है, एक्सीडेंट होता है तो ही आपको रुपया मिलेगा। सिक्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट, भाई जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो सिक्योरिटी भी और इन्वेस्टमेंट भी है। भाई LIC तो लोग कराते ही इसलिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी नहीं चाहता भाई वो टाइम से पहले उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, नोबडी वांट्स दैट। तो इसीलिए लोग इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी जुड़ती रहे, उनकी लाइफ भी सिक्योर हो जाए। लास्ट है ओनरशिप नॉट कंपल्सरी, तो भाई इट इज नॉट नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस हैज बीन टेकन, तो जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है जरूरी नहीं है आप उसके ओनर हो। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कैन बी टेकन फॉर अ प्रॉपर्टी विच हैज टेकन एज अ सिक्योरिटी बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोवर, तो बोरोवर ने अगर लेंडर से खरीद लिया वो सिक्योरिटी तो भी आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। ए लेंडर कैन इंश्योर द लाइफ ऑफ हिज डेटर, तो जो एक लेंडर है वो अपनी डेटर की लाइफ की सिक्योरिटी के लिए भी इंश्योरेंस करा सकता है। तो जरूरी नहीं है भाई इसमें ओनरशिप होना, ठीक है, बिना ओनरशिप के भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।